नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। देखिए, सेक्टर 17 पुलिस थाने में यहाँ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि नए कानून लागू हैं, धाराएं में कुछ बदलाव किया गया है। लगभग 25 से 30 धाराएं हैं जो चेंज कर दी हैं। उनकी जगह धारा नंबर क्या रहेगा, क्या धारा रहेंगी, उनके बारे में तमाम यहाँ पर स्थानीय लोग, RW के प्रधान और यहाँ के सेक्टर 17 पुलिस थाना SHO और चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में यहाँ पर एक लोगों को समझाया जा रहा है कि धाराएं कौन कौन सी धाराएं हैं, उनका धाराओं का क्या मतलब है, किस तरह की धाराएं। तमाम लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं ये सभी आपस में दूसरे लोगों को बताएं और धारा के बारे में ये समझाएं। उसमें रिटर्न में नहीं था, हम करते थे तो भी उसको एविडेंस हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी हमारे बुक के अंदर ऑलरेडी लिख दिया है, इसके अंदर कानून के अंदर आ गया है। ये कानून के अंदर आ गया है कि आपने जब भी कोई चीज को सर्च एंड सीजर करना है, कोई रिकवर करने की चीज, तो आपने क्या करना है, उसका आपने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना है। उसके बाद वो मैंडेटरी हो गया है। जब भी हम कभी भी रिकवर करेंगे तो हमने उसको वीडियोग्राफी करनी है, आपने 100% करनी है। अगर कोई सिविलियन भी कोई रिकवरी करता है, किसी भी उसको सिविलियन का दे दिया इसके अंदर, अगर सिविलियन भी रिकवरी करता है तो ऑलरेडी उसकी वो वीडियोग्राफी बनाएगा। फिर भी मोबाइल फोन ऑलरेडी उसमें लिख के दिया इन्होंने कि आपके पास कैमरा है, कुछ और लैपटॉप के ऊपर नहीं है तो आप मोबाइल से करवाओ। तो आजकल आपको पता है हर आदमी के पास मोबाइल है। एविडेंस हम मान देते हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को, उसको इन्होंने प्राइमरी इक्विपमेंट में डाल दिया। जैसे अगर कोई दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, तो इसको प्राइमरी एविडेंस मानते थे पहले। कोर्ट में आपने ये डॉक्यूमेंट दे दिया तो इसके ऊपर ही सारा कुछ चलता था। सिस्टम फुटेज था जो वीडियोग्राफी का, सेकेंडरी उसमें एविडेंस मानता था, सेकेंडरी मान्यता होती थी उसकी। लेकिन अभी वो प्राइमरी में आ गया है। आपके पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपने क्या है, आपने वीडियोग्राफी करके दे दिया तो कोई आपको प्राइमरी एविडेंस है, उसके ऊपर प्लेसमेंट हो जाएगा। इसलिए चेंजमेंट में आया है वीडियोग्राफी के ऊपर। उसके बाद में SHO की पावर कुछ बढ़ा दिया। पहले हम FIR करते थे तो हमारे जो जुडिशरी था उसके अंदर सिर्फ हम FIR करते थे। तो उसमें जुडिशरी का इलाका जैसे हमारा SHO अपने सेक्टर 17 का है, अपने थाने का एरिया है सेक्टर 17-16 का। इसके अलावा बाहर का किसी कोर्ट का आ गया कि बाहर से कोई आ गया तो हम उसकी FIR को हम उसकी एप्लीकेशन दर्ज नहीं करते, FIR नहीं करते, तो बोलते थे आप अपने इलाके में जाइए। लेकिन आप अब कभी भी कोई भी हमारे पास आ गया है थाने के अंदर एप्लीकेशन लेकर के, अपनी शिकायत लेकर के, तो हमने FIR करनी पड़ेगी। हम उस FIR करेंगे, अगर हमारे एरिया की है तो हम उसको ये एक्सेप्ट करेंगे, हम जो यहाँ वाले आगे कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे एरिया की नहीं है, हमारी जुडिशरी से बाहर है, तो हम उस जुडिशरी जहाँ का है वहां भेज देंगे। जीरो FIR उसको जीरो FIR है, रिटर्न में नहीं है, लेकिन ऑलरेडी उसको जीरो FIR हम बोलते हैं उसको, और जीरो FIR समझते हैं। पहले सिर्फ ये महिलाओं विरुद्ध अपराध थे, उसके अंदर था महिला विरुद्ध अपराध जितने थे ना, वो अगर आगे तो हम जीरो FIR करते थे। लेकिन अभी सभी के लिए मैंडेटरी हो गया, कोई भी आए सर थाने में अपने एप्लीकेशन लेके आ गया, शिकायत लेके आ गया, उसकी FIR करनी है। उसका साथ में ये दे दिया अगर 3 से 7 साल तक का अपराध है, उसमें कुछ ऐसी चीजें भी है जो मल्लिका कुमार की उसमें है, उनसे वो इकोनॉमिक स्टेशन है, महिला से जो बहुत पुरानी चीज है, वो 5 साल पहले की दिखाते हैं, उसमें हमारे को टाइम दिया गया। आपको नॉलेज के लिए 4-5 है, वो 4-5 में जैसे 3 से 7 साल तक के जो कोई अपराध है, कोई भी अपराध 3 से 7 साल के बीच में, वो ऐसे चार्जर पावर हो गई है उसके ऊपर। जैसे कि उसके ऊपर एप्लीकेशन आई है या शिकायत आई है, तो पहले साफ चेक करेगा उसके अंदर कि ये ग्रेविटी इसमें कितनी है, हो सकता है झूठ है या इसको पहले इंक्वायरी करने की रिक्वायरमेंट है या FIR करने की जरूरत है। अगर साहब को लगता है कि इसमें पहले इंक्वायरी की जाए तो साहब कम से कम DSP साहब से परमिशन लेंगे, मिनिमम राइट DSP साहब दिया उसके अंदर, DSP साहब से परमिशन लेंगे या अब ऑफिसर से परमिशन लेकर भी 14 दिन तक इंक्वायरी का टाइम दिया है। पहले इंक्वायरी करेंगे, अगर साहब को लगता है कि इसमें FIR करने की जरूरत है FIR करेंगे, अगर वो सोचता है कि इसमें FIR की जरूरत नहीं है, इसमें झूठा केस जो भी है उसमें, तो उसमें उसका FIR नहीं की जाएगी। इससे जो होगा उसको क्लियर किया जा सकता। हाँ मैं साहब इंक्वायरी में जो भी आएगा वो न्यूज़ को नहीं आएगा, अंडरस्टैंड है वो तो न्यूज़ को अभी हो रहा है, वो तो बात दूसरी है। 14 दिन के अंदर साहब पावर दे दिया है। 14 दिन के अंदर ये नहीं पहले ललिता कुमारी अभी 2016 में ललिता कुमारी जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि कोई भी कंप्लेंट आ गई है उसके अंदर आते ही आपने FIR करनी है, लेकिन वो बेसिक कंट्राडिक्शन हो रहा है इसके ऊपर, उसके नोटिस आ जाएगा जो भी है। फिलहाल इस हमारे नए कानून में आ गया है 14 दिन तक SHO साहब इंक्वायरी कर सकते हैं। एक जीरो FIR हो गया कि दूसरे आप आते हैं इंक्वायरी पर दूसरा ये फायदा है इसमें, ये हो गया है। तीसरा 1 से 7 साल तक के, 1 से 3 साल तक के कोई भी अपराध है और 60 साल से ऊपर का कोई
पर्सन है या कोई ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है, उसको एक थाने में नहीं बुलाया जाएगा और उसको डीएसपी साहब की परमिशन के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एक ही बराबर है। 7 साल से ऊपर सीनियर्स के लिए थाने में नहीं बुलाया जाएगा, ये था। अभी है कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा डीएसपी साहब की परमिशन के बगैर। अभी गिरफ्तार करने की जरूरत है पर डीएसपी साहब मिनिमम डीएसपी साहब की परमिशन लिया जाएगा। तो अब इसी के साथ नहीं यहाँ पर उससे रैंक कम से कम उस रैंक का अधिकारी होगा, उसको परमिशन लेकर जो गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करने की जरूरत है। तो एक इसमें ये है मेन जो जेल में इन्होंने किया है यहाँ पर। तो इस समय आप देख सकते हैं सेक्टर 17 से थाना SHO सुरेंद्र और इंस्पेक्टर राजपाल जी लोगों को बता रहे हैं नए कानून के बारे में। अगर दोबारा चोरी करता है, पहले ऐसा प्रावधान नहीं था, पहले सेम पनिशमेंट था 20 बार चोरी करे। अभी हम कहते हैं कि दोबारा या दूसरी बार अगर चोरी करता है, अगर पहली बार पनिशमेंट हो चुका है उसका, पहले कन्वेंस नहीं हुआ है, तब के लिए नहीं प्रावधान पनिशमेंट हो चुका है पहले उसके अंदर, दोबारा फिर चोरी करता है तो उसको 5 साल तक की सजा है। ये सेकंड और सपोज थर्ड टाइम किया सेकंड थर्ड उसको पेनल्टी भी देखो फाइनल इंक्रीज होगा या ना वो 5 साल तक ही सब्सिक्वेंट है, जो सेकंड है में सब्सिक्वेंट उसका कितनी बार करें 5 साल तक की सजा बढ़ा दी। उसका साथ इसमें ये दिया चोरी के में अगर कोई 5000 तक रुपए चोरी करता है, 5000 रुपए चोरी करता है, अगर कोर्ट एफआईआर होगी उसके ऊपर चोरी के नाम की, कोर्ट में चले गए हैं, कोर्ट में जाने के बाद में अगर वो पैसे वापस कर देता है, 5000 तक का उसमें मूल्य दिया है, 5000 रुपए कैश हो, चाहे उसमें साइकिल है, इस टाइप छोटे नहीं शायद उसकी कीमत 5000 रुपए तक है, तो उसमें यही दिया कि 5000 को वापस कर दे, तो अपने पैसे कोर्ट के अंदर जाकर कि मैं इनको पैसे वापस कर रहा हूँ, तो उसको कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट जोड़ दिया है। कम्युनिटी सर्विस मैंने बताया पहले कि समाज के बारे में ध्यान रखा गया, तो कम्युनिटी सर्विस जोड़ दिया। उसको कोर्ट क्या करेगा, उसके ऊपर वो 5000 उसको वापस हो गए, जितने उसने लिए थे उसने, उसको पनिशमेंट के तौर पर कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी। कम्युनिटी सर्विस में यही है, नहीं तो इसको दिलवाना होगा कि हॉस्पिटल में काम करना हो, सुधार समाज को सुधारने के तौर पर ज्यादा ध्यान दिया है, पनिशमेंट पर कम ध्यान दिया है कि समाज में सुधार आए, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इसमें जो जुनाइल केस है, साइकिल की चोरी होती है, छोटी होती है जुनाइल, तो उस केस में जुनाइल के लिए क्या कंडीशन? तो जुनाइल का एक्ट अलग है, उसमें जुनाइल के लिए पहले बार 18 साल से नीचे जुनाइल है तो गिरफ्तार नहीं करते हैं, हम उसको सुधार घेरे में भेजते हैं, वो गिरफ्तार नहीं होता है, उसका केस नहीं चलता, सुधार घेरे में, सुधारने के पहले उसका अलग एक्ट है, उसको पहले उस एक्ट में तब्दीली नहीं की उन्होंने, उन्होंने नहीं किया जुनाइल जैसे 2015 में आया हुआ है उसके तहत उसको कार्रवाई की जाए, इसको दोषी भी नहीं, आरोपी भी नहीं। उसका वाला प्रावधान अगर 16 साल से नीचे है और उसने क्राइम कर दिया है तो हम उसको हमारे अगर उसको पनिशमेंट हुआ है कुछ भी तो हमारे थाने में मेंटेन नहीं होती उसको, तो 9 नंबर रजिस्ट्रेशन मेंटेन नहीं करती, 16 से 18 का है तो एंट्री होती है, ताकि आगे के लिए जो अपराधी है उसका अपराध 16 साल तक नीचे और अपराधी नहीं मानते, उसके लिए जो ऑलरेडी एक्ट आ चुका है पहले 2015 में आया हुआ है, उसके तहत कार्रवाई होती है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस का जो जैसे आप बता रहे थे उसका क्या प्रावधान है, इसका ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस 420 का सीनियर को डिफरेंस में चेंज तो धारा चेंज हुआ, धारा चेंज किया है सीनियर तो कंपाउंड के पहले ब्रीच ऑफ पहले अगर आपके साथ इसका फ्रॉड किया, अगर आप 220,000 रुपए दे देते हैं तो तब हो जाता केस इधर तो अब भी है, नहीं करना चाहता था कंपाउंड लेवल जो ऑफेंसेस है उसमें लेवल वापस से चल पनिशमेंट में हम चेंजमेंट जो है ना, मैं उसी बता रहा हूं, अगर कोई बुक में सेक्शन के साथ कोई बुक पर 2 दिन लगा नहीं, हां ये भी साथ चलता है, सही बात, लेकिन वो लेके सेक्शन पढ़ाने लगे तो फिर टाइम लग जाए। महिला अपराधों के से पहले एप्लीकेशन पे एफआईआर दर्ज है, हम वो अभी भी है, वो महिला अपराध को देखा जाएगा आगे इसका ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी क्या है, कितने दिन से है, कई बार तो 5 साल से 3 साल के लीगल रिलेशनशिप में मेरे साथ रेप किया और ख्याल नहीं, मैंने ग्रेविटी को देखते हुए ग्रेविटी क्या है क्राइम की उसके हिसाब से उन्होंने सेक्शन उसने भाई वादा कर दिया कि मैं शादी कर लूंगा, फिर उस पर रेप केस दर्ज हो गया, आपको नहीं ऐसे ट्रेन कुमारी करेगा। पहले महिला विरुद्ध अपराध थे वो अलग अलग थे, एक सेक्शन की तरह कोई एक सेक्शन 5 पेज के बाद में फिर ऐसे पूरे बुक में से अलग अलग सेक्शन थे, अब उनको सबको इकट्ठा करके एक जगह कर दिया, इसमें सिर्फ बलात्कार थोड़ा चेंज किया, तो अगर 18 साल से बच्चे के बलात्कार हुआ तो 18 साल से नीचे भी अगर बलात्कार से मतलब ये है अगर उसमें 16 कैटेगरी बांट दिया, 18 से 16, 16 से 12 तक और 12 से नीचे कैटेगरी है, फांसी की सजा, 5 तक की सजा है, अगर 12 साल से नीचे है उसके साथ बलात्कार होता है ना तो जो 5 तक की सजा है, अगर इस पहले क्या था फांसी की सजा में राष्ट्रपति था, उसमें सिर्फ फांसी की सजा को कैंसिल कर सकता था,
नहीं, मतलब कैंसिल कर दिया या उसमें कुछ चेंजमेंट कर दिया। अभी सभी पुलिस के अंदर चेंजमेंट है। अगर फांसी की सजा उसने दी है, बल्कि कोर्ट ने सुनाई है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको आजीवन कारावास तब्दील कर सकता है। अगर आजीवन कारावास है तो उसको 20 साल तक कर सकता है, अगर 20 साल तक है तो 7 साल तक कर सकता है। ये पूरा चेंजमेंट दे दिया उसके अंदर कि राष्ट्रपति पर डिपेंड है, राष्ट्रपति के पास आगे एप्लीकेशन गई है तो उसमें चेंजमेंट करे नहीं, उसको डिपेंड कर दिया उन्होंने। पहले सिर्फ ओनली फांसी के अंदर था, अभी सभी पनिशमेंट चेंज हो गया। राष्ट्रपति में चाहते हैं तो सभी चेंज कर सकते हैं, उसको भी पे डिपेंड करेगा। महिला विरुद्ध जैसे बलात्कार था, पहले मैनिपुलेशन बलात्कार नहीं मानते थे, लेकिन क्या अभी मैनिपुलेशन भी बलात्कार है। अगर किसी ने कोई चीज टच भी कर दी ना, पहले हम मैनिपुलेशन को बलात्कार मानते थे, लेकिन अभी कोई चीज टच भी हो गई ना वहां पर, या उसने मुंह भी लगा दिया, हाथ भी लगा दिया, कोई चीज ऐसी लगा दिया, अपने शरीर का कोई भी हिस्सा लगा दिया, तो बलात्कार कैटेगरी माना, उसको बलात्कार नहीं माना, रेप केस हो गया। ये है उसमें। मेरी दीदी है ना 16 साल तक, 16 से ऊपर के लिए एक सेम है, 16 से 18 के बीच में, उसमें 20 साल तक सजा है। अगर 12 साल से नीचे कर दिया तो उसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। पोक्सो 18 साल से नीचे अगर किसी का पोक्सो है, उसकी कैटेगरी बात, पोक्सो में तो एज ग्रुप है 12 से ऊपर, 12-16 पोक्सो में, ठीक है। लेकिन सीआरपीसी में दे दिया जिस बालक की परिभाषा थी ना, इसमें उन्होंने चेंज किया अभी कि बालक की परिभाषा 18 साल से कोई भी नीचे से बालक में काउंटिंग हो, इसमें ये चेंज कर दिया। लेकिन वो इन्हीं धाराओं के लिए, पोक्सो के लिए नहीं है। पोक्सो एक्ट के तहत उन्होंने लिखा है, पोक्सो एक्ट के अंदर जो प्रावधान उस एक्ट के अंदर वही प्रावधान लागू रहेंगे। 12 साल से नीचे, 12 से 16, 16 से 18 और 18 से ऊपर। 18 से ऊपर पोक्सो है नहीं, तो उसमें 18 तक का उसमें है, वो पोक्सो के तहत कानून दर्ज होगा, उसी के तहत कानून कार्रवाई चलेगी। मेरी इसमें अमेंडमेंट किया था, जैसे आपने 1 से 12, 12 से 14, 16 से कैटेगराइज था 12 से नीचे सजा में क्राइम जिसने किया हो तो उसकी एज तो वही रहनी है। जिसके साथ क्राइम हुआ है, पोक्सो जिसके साथ क्राइम हुआ है उसके लिए लागू है, उसके लिए करने वाले की नहीं, करने वाला एज एक्ट में जाएगा। 12 से नीचे वाला किसी बच्चे के साथ अगर बलात्कार हुआ है, तो उसके साथ फांसी तक की सजा है, उसमें आजीवन कारावास। उन्होंने क्या कर दिया, अभी मिनिमम सजा और दे दी, पहले मिनिमम सजा नहीं, उन्होंने बोल दिया अगर आजीवन कारावास किसी का है तो कम से कम 7 साल, मिनिमम सजा 7 साल, ऐसा प्रावधान है। पहले क्या था कि आजीवन कारावास तक सजा, उसको 1 साल भी मिले, 1 दिन मिले, आजीवन कारावास मिले, पहले ऐसी सजा थी। अब उन्होंने मिनिमम दे दिया साथ में, अगर मिनिमम अगर आजीवन कारावास तक सजा तो मिनिमम 7 साल उसको होगी। वो जज के ऊपर डिपेंड है, केस पर डिपेंड है कि किस प्रकार केस था, उसका 7 साल तक छोड़ दे या आजीवन कारावास कर दे या मृत्यु कर दे। अभी मैंने उसमें चोरी में बताया था ना कि मिनिमम उसको 1 साल की सजा होगी अगर दोबारा से उसने चोरी किया है तो। 5 साल तक था लेकिन मिनिमम 1 साल होगी अगर दोबारा उसने कर दिया तो। ऐसे मिनिमम से सजा जो होती है इनके में, जहां जहां अमेंडमेंट का जरूरत है ना वहां पर सभी में चेंजमेंट नहीं किया ना, एक बार में जो रनिंग में चल रहे हैं कोर्ट केस, हां सर, और ये नया प्रावधान आ गया, अब उनका जो रोल होगा वो फर्दर वो चलेगा। पुराने वाले कल तक के केस जितने भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुए हैं वो पुराने आज जो रजिस्टर्ड होंगे वो नए केस। तो इस समय आप देख रहे हैं सेक्टर 17 पुलिस थाने से इस समय की सीधी लाइव तस्वीरें, जहां पर एसएचओ और इंस्पेक्टर राजपाल जी लोगों को मतलब बता रहे हैं कि नए कानून किस तरह से ये काम करेंगे, नए कानून का क्या महत्व है। कुछ कानूनों में चेंज की है, परंतु आप देखें कि अगर 30 जून तक कोई भी एफआईआर हुई है तो वो पुराने कानून के तहत ही उनको सजा मिलेगी, जो भी प्रावधान है। परंतु 1 तारीख यानी कि आज से जो भी एफआईआर होती हैं उनपे नए कानून लागू होंगे। बाकी महानगर मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट महानगर मजिस्ट्रेट होते थे वो सब खत्म हो गए यहाँ पर, उनसे संबंधित जो प्रावधान थे वो सब खत्म कर दिए। उसके बाद में ये तो सब आपसे ताल्लुक नहीं है। अभी उसमें चेंजमेंट किया, जैसे कि आपने चालान हम कोर्ट में दे दिया, कोर्ट में देने के बाद फर्स्ट गवाही जिस दिन होती है, फर्स्ट जिस दिन गवाही हो गई, जैसे चालान हो गया, चार्ज फ्रेम हो गया, चार्ज फ्रेम होने के बाद फर्स्ट गवाह जो बुलाया है उसके विदिन 2 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट ट्रायल कोर्ट करेगा। पहले कोई टाइमिंग नहीं है इसके अंदर, इसलिए 20-20 साल तक अब फर्स्ट गवाह जो जिस दिन फर्स्ट गवाया है उस दिन से लेकर के 60 दिन के अंदर कंप्लीट ट्रायल कंप्लीट हो जाएगी। जिस दिन ट्रायल कंप्लीट हो गई, लास्ट गवाह जो आ गया, कंप्लीट ट्रायल हो गई, उसके ऊपर उसमें बहस होती है। अगर बहस हो गई कंप्लीट तो विपक्ष का वकील होगा और जो अपना तरफ वकील होगा मुद्दई का,
बहस होने के बाद में 45 दिन के अंदर जजमेंट देना है कोर्ट में। जजमेंट देने के बाद में अगर जजमेंट दे दिया तो विद इन जजमेंट के 7 दिन के अंदर वो जजमेंट की कॉपी एक्यूज को और जो मुद्दई है उसको हैंडओवर करवाएगा कोर्ट। पहले से कोई टाइमिंग नहीं था, महीने नहीं, क्योंकि आपको महीने के अंदर अपील करनी पड़ती है, अगर अपील करनी है तो आपको 15 दिन बाद मिले, आपको टाइम नहीं होता, 7 दिन का टाइम दे दिया इसने कि आपने 7 दिन के अंदर जजमेंट कॉपी देनी, जजमेंट कॉपी रिलीज हो जाएगी 7 दिन के अंदर टाइम बाउंड कर दिया। तो ये जो 60 दिन का प्रोविजन है दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो कस्टडी में हो या बेल पे हो, दोनों के लिए। दोनों के लिए ये दोनों के लिए। आपके पास फर्स्ट गवाह जिस दिन आ गया ना, उसे कस्टडी में कहीं भी ये टाइम बाउंड नहीं किया। फर्स्ट गवाह मतलब 2 महीने 3 महीने में आता है, 4 महीने में फर्स्ट गवाह आता है, ये नहीं किया उन्होंने। फर्स्ट गवाह से 5 महीने में, जब 5 महीने, लेकिन फर्स्ट गवाह हो गया उसके 2 महीने के अंदर, उसके बाद फर्स्ट गवाह हो गया तो 3.5 महीने के अंदर फैसला सुना दिया गया। 45 दिनों बात बाद हो जाएगा, चार्ज फ्रेम हो गया तो एविडेंस है, मतलब सम्मन कर लिए, विटनेस तो आने ही है। हाँ कोई बार नहीं गया। इस पर टाइम ही नहीं था, लगातार चलता था। सरकार एक डेट दिया, उसके बाद 3 महीने के बाद डेट दे दिया। ये तो दूसरा गवाह वाला तीसरे गवाह के लिए 3 महीने बाद दे दिया, तो चलते चलते 4 साल 5 साल निकल गए ऐसे। अभी इन्होंने दे दिया कि फर्स्ट गवाह से बुला लिया तो 2 महीने की तो ट्रायल कंप्लीट करनी है। आपने दूसरे दिन दो, तीसरे दिन दो, लेकिन आपने जितने गवाहों को बुला करके आपने 2 महीने ट्रायल कंप्लीट करना है। और जिस दिन लास्ट ट्रायल हो गई, खत्म हो गई, ट्रायल खत्म हो गई तो बहस होती है पनिशमेंट के ऊपर, तो बहस के बाद में 45 दिन टाइम देते हैं। बहस कंप्लीट हो गई है, 45 दिन आप जजमेंट देना है। अभी क्या कर जजमेंट शेव कर लेते हैं और दूसरा 1 साल का जजमेंट लिया है। अभी उन्होंने टाइम दे दिया, विदिन 45 डेज आपने जजमेंट देना है। अगर जजमेंट दे दिया तो 7 दिन के अंदर आपने जजमेंट की कॉपी हैंड ओवर करनी है। धारा चेंज हो गई, ठीक है, काफी नॉलेज की सर एक चीज बताइए कि पुलिस कस्टडी के अंदर आप कितने दिन रख सकते हैं? पहले 3 दिन था कि 3 दिन किसने कह दिया? 24 दिन आपका पुलिस कस्टडी पहले दिन 14 दिन, 15 दिन है वैसे। अब वो से पुलिस कस्टडी 15 दिन होती है, लेकिन हमारे को 14 दिन मिलता है, क्योंकि हमें 1 दिन बफर टाइम होता है कि हम उससे ज्यादा नहीं रख नहीं सकते, इसलिए 14 दिन तक लेते हैं। और जज भी 14 दिन देता है मैक्सिमम। पहले क्या था, आज एक्यूज हमने गिरफ्तार किया है तो हम 15 दिन तक ही हम उसको, फर्स्ट 15 दिन तक हम उसको डिटेन कर सकते थे, उसको कस्टडी में ले सकते थे। तो 5 दिन ले, 2 दिन ले, कैसे 3 बार ले, 1 बार ले, घटा ले रिमांड के ऊपर, तो ले लिया हमने। अभी क्या प्रावधान आ गया इसके अंदर, अगर हमने चालान 90 दिन के अंदर देना, हमने 5 दिन को लिया, हमने क्या नाम का कस्टडी लिया, पुलिस कस्टडी लिया है, 5 दिन के बाद हमने जुडिशरी दे दिया, मतलब जेल में भेज दिया। भेजने के बाद हमारे पास 2 दिन बचे हुए हमारे। पहले क्या था कि एक बार भेज दिया जेल के अंदर तो हम वापिस नहीं ले सकते थे कस्टडी के अंदर। अभी प्रावधान आ गया कि 90 दिन के अंदर चालान देना है तो 60 दिन तक हम दोबारा से कस्टडी ले सकते हैं। ऐसे कोई अपने समझ से कलेक्ट करना है तो 60 दिन तक हम दोबारा से ले सकते हैं अपने कस्टडी। पहले परमिशन लेनी है, वो घुमा नहीं लगा होता, पहले परमिशन लेके प्रोडक्शन वारंट जारी करवाना पड़ता था। ये अभी बिल्कुल रिटर्न में आ गया आपके पास में, ठीक है। अगर 60 दिन में तो चालान दे रहा हो 40 दिन तक आप दोबारा से ले सकते हो। पहले परमिशन लेकर के कोर्ट से काम करते थे, अभी आपको पावर होगी, आप एप्लीकेशन दो, आपको मिलेगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग से नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट पे होगा, जो भी होगा लिखत पे होगा। लेकिन वो पहले नहीं था, एक्रोच के लिए तो सब आपकी पावर देती ना, अभी आपको पहले पावर नहीं, पर कोर्ट की पावर जैसे ये नहीं थे। थाने में रजिस्टर कर लाएगा कोर्ट में कितने घंटे का 24 थाने में एक बार आ गया, हमने गिरफ्तार कर 24 घंटे में ऑर्डिनर नहीं करना है, फिर हम रिमांड पे लेते थे 1 दिन 2 दिन जितना भी रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, साहब ने भी वो बताया 17 चेन स्नैचिंग में अवेलेबल कर दिया कि अभी हाथों में लेके छोड़ सकते हैं। चेन स्नैचिंग पहले हरियाणा के अंदर था, होंगे उसमें 379 ये सेक्शन 2 धारा लगा हरियाणा में, लेकिन अभी क्या हो गया कि इसमें प्रावधान इसमें भी आ गया, सेक्शन से 304 धारा डाल दिया है कि उसके तहत 5 साल तक सजा, 7 साल तक सजा है सेक्शन के अंदर। एक मॉब लिंचिंग का है, मॉब लिंचिंग पहले कहीं नहीं था, वो के हिसाब से नहीं था, पनिशमेंट था, अलग से उसका नोटिस निकाले गए थे। अभी इसके अंदर 302 के साथ में जो हमारे 103 धारा है ना, 302 के 103 हो गई है। 103 एक के अंदर पनिशमेंट है ना उसका मर्डर का, 103 2 के अंदर इन्होंने दे दिया मॉब लिंचिंग का। अगर 5 से ज्यादा होगी धर्म से संबंधित करके मॉब लिंचिंग समझो ना, ऊपर भाषा उसके हिसाब से किसी मौत करते हैं ना तो उसको मॉब लिंचिंग में मर्डर के इसमें लिया जाएगा। ये है उसमें तो इस समय आप देख रहे हैं सेक्टर 17 पुलिस थाने से सीधी लाइव, और जहां पर आपको बता दें कि आज नए कानून के बारे में एसएचओ और इंस्पेक्टर राजपाल जी, चौकी इंचार्ज देवदत्त जी और
ये जो सभी लोग बैठे हैं स्थानीय लोग हैं, RW के प्रधान हैं, ताकि इन सभी को नए कानून के बारे में पता लगे और फिर ये अपने आसपास के लोगों को समझाएं, लोगों को जागरूक करें कि नए कानून का क्या फ़ायदा है, किस तरह से नए कानून का कार्य है। और आपको बता दें कि जो 30 जून तक जो पुराने कानून थे उनके तहत जो भी FIR हुई हैं वो पुराने कानून के तहत होंगी। आज 1 जुलाई से जो भी FIR होंगी सभी पूरे प्रदेश में, देश में, तो उन पे ये वाली जो धाराएं हैं, जो अभी नई धाराएं, मैं अभी कमेंट बॉक्स में सारी धाराएं अभी मैं भेज देते हैं और आप सभी देखें कि नई धाराएं क्या क्या हैं। किस प्रकार उस पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे केस है हम खुद ही तो धाराओं को चेंजमेंट हुआ है साहब जी। जैसे बलात्कार से संबंधित धाराएं थी 376 पहले, वो अभी इकट्ठे कर देने 64 से शुरू कर दिया। 64 BNS भारत न्याय संहिता के अंदर जैसे 376 था वो 64 का 1 कर दिया है। 372 था वो 64 2 कर दिया। 373 था 16-12 साल वाला तो उसको 65 कर दिया है। उसके बाद में 370 A भी था उसको 65 कर दिया। सर नाम चेंज किए इसमें, सेक्शन चेंज है, बाकी जो भी है वो सेम है। उस धाराएं में उसकी सजा बढ़ा दी है, उसको 64% दिया है, 64 टोटल कितनी धारा है साहब? 64 जब BNS के अंदर BNS के अंदर पहले थी 511, अभी हो गई 300। चेंज धाराएं कम नहीं हुई हैं, धाराएं सब सेम है उसमें, लेकिन क्या कर जैसे कि परिभाषाएं थी अलग अलग की अलग अलग परिभाषाएं थी। अब उन्होंने सारा कंसोलिडेटेड इकट्ठा कर दी परिभाषा, सेक्शन 2 में डाल दी परिभाषा, ये है उसमें। तो वो कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ, बाकी कुछ 3 परिभाषाएं इसमें जोड़ी है ना, 3 नए उसमें एक्ट जोड़े हैं। जैसे पहले था कस्टडी का, कस्टडी हमारे कस्टडी में हमारा बेल का हथकड़ी का, पहले हथकड़ी के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता था, किसी ऐसा अपराध दिया हमने परमिशन लेना। अभी हमारे इसमें दे दिया, जो मेन क्राइम है ना, कुछ क्राइम है जैसे रेप है, उसके बाद में डकैती है, चोरी है, बार बार चोरी कर रहा है, वातन अपराधी है, इस प्रकार का है। उसके बाद आर्म्स एक्ट है, NDPS है, 5 इसमें अपराध हैं। इनके अंदर आपको पावर दे दी पहले, अगर आप इसको पावर दे दिया, पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती थी, अभी पावर दे दिया, आप हथकड़ी लगा सकते हैं इनके अंदर। और इससे संबंधित प्रावधान भी आ गया है उसमें मेजर एक्ट के नाम से, अपराधी धारा 111 नंबर है उसमें, 112 में छोटे अपराध, उसमें भी उन्होंने डिफाइन कर दिया छोटे अपराध ये हैं और मेन अपराध ये हैं, तो उन्होंने डिफाइन करके उनकी सजा उस हिसाब से दी, डिक्लेयर कर दिया उसने। उसके बाद जो हमारे पास वो था पहले तो आतंकवादी जो हम काम करता कोई भी आतंकवादी कृत्य, उसके नाम से क्या धारा पहले इसमें IPC थी नहीं, लेकिन इसमें अभी एक सेक्शन जोड़ दिया इसमें। पहले हम उसको उसमें लेते थे UAPA में, अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर एक अलग एक्ट था उसका, उसके तहत ही पर्चा दर्ज होता था। लेकिन हमें भी IPC वाला जो BNS की धारा इसमें लगा सकते हैं, हमें लगता है कि ये उसमें शामिल है। लेकिन आतंकवादी कृत्य में उन्होंने क्लियर वो कर दिया कि हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता जो हमारा संविधान है ना, उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो आतंकवादी कृत्य में शामिल है, ठीक है। और वही पहले जो राजद्रोह होता था कि 24A धारा थी, उसको देशद्रोह में कन्वर्ट कर दिया, राजद्रोह खत्म करके देशद्रोह में लेके आ गए। वही है उसमें एकता, अखंडता, संप्रभुता। अगर इसके खिलाफ में कोई हमारे बोलेगा, कुछ भी वो शो करेगा, कुछ सब कुछ दे दिया, कोई बोलेगा इसी के सामने या कोई वीडियो बनाकर भेजेगा या कोई पब्लिक के बीच में करेगा कुछ भी, तो उसके बाद में उसके ऊपर वो धारा लगे 152 देशद्रोह धारा लगे। ये तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से तो डिफरेंट हो गया। फंडामेंटल राइट जो है हमारा, उसमें तो है संविधान के खिलाफ नहीं बोल सकते ना, मतलब हमारी एक्सप्रेशन है, हमारी आजादी है बोलने की आजादी, लेकिन देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। बोलना अलग मैटर, राइट को कर सकते हैं, लेकिन जो देश के खिलाफ बोलेगा उसके लिए अलग धारणा है। तो देश की एक तो क्लियर किया है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता, आप उसके खिलाफ अगर आप बोलोगे देश में किसी जिस तरह धर्म जाति के खिलाफ दंगा फैलाने की कोशिश करोगे, ऐसा स्पीच दोगे तो आपके पास देशद्रोह का हो जाएगा। पहले तो होता ही नहीं था, ऐसी भाषा बोलने की तो उसको करेक्ट लगेगा, उसको धारा लगेगा, उसको कैसे लगेगा उसका। अब ये खटाखट वाले ये सिस्टम, ये इसमें मैं क्लियर बात कर दी है। अगर पहले आप
एजिटेशन करो, फंडामेंटल राइट को आप वो करो। अगर आप उसमें किसी जाति के खिलाफ दंगा फैलाने की कोशिश करोगे, देश के खिलाफ, देश की अखंडता के बारे में आप कोई स्पीच करोगे, तो आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। इसकी कॉपी अगर सब हो जाए व्हाट्सएप पे भेज दीजिए तो उससे मैं आपको कॉपी भेज देता हूँ, मैं 1-2 आदमी को भेजूंगा, आप आपस में ग्रुप में डाल में जो धारा है तो हम बनाया हुआ है, सोसाइटी में तो वो कर अगर देंगे। तो आपसे जो पहले वाली धारा याद है, एजुटेशन जो करते हैं बिना प्रशासन की परमिशन के नहीं कर सकते। नहीं कर सकते परमिशन। जैसे अगर एमपी में हुआ 3 दिन पहले इन्वेस्टर्स ने किया था, तो वो एजुकेशन थोड़ा गलत था। एजुटेशन का रूप देखा जाता है। एक अचानक को ये घटना, कोई बुकलेट भी दी गई थी कि आपको जो ट्रेनिंग में आप गए थे मार्केट में आ सके बुकलेट आ गए, आ चुकी है। आ चुके हैं सब। तो और वो ऐप जो हमें डालनी है अपने मोबाइल पे, वो एनसीआर भी ऐप है, है ना। हाँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से उसने ऐप बनाया, वो सेम बुक ही डाला है उन्होंने, उसमें जो चेंजमेंट किया उन्होंने, आप डाउनलोड भी कर सकते हो प्ले स्टोर से, उसमें को देखना कौन सा सेक्शन कहाँ चेंज हुआ, उसमें अलग अलग किया हुआ है, पूरी बुक ही डाल रखी उन्होंने, और जो चेंजमेंट हुआ है ना वो भी डाला हुआ है। व्हाट्सएप भेज देना मुझे। यही मैं भी डिस्कस कर रहा था कि तो ये FIR करोगे आप, जब आगे FIR करोगे हाँ। उसमें खाली नई धारा लिखोगे या दोनों ही लिखोगे? नई वाली, आज से नई वाली, आज से नई वाली। मैंने यही मेरा एक सुझाव था कि रेफरेंस के लिए पीछे वाले की डाल देते ये जरूर बुक मार्केट दिया हुआ है, डिफरेंस उसमें कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, आज के बाद जो धारा नई हुए के हिसाब से होंगे, पुरानी वाली आईपीसी के हिसाब से होंगे, पुराने वाले के हिसाब से, कल तक जो भी अपराध हुए ना वो कल के हिसाब से होंगे, आज से जो भी अपराध होंगे उसके FIR होंगे तो आज के हिसाब से नहीं धाराओं के हिसाब से। कंपैरिजन चार्ट इसलिए डाला है, कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाए, कंपैरिजन चार्ट सब याद हो जाएगी, बुक आ जाएंगे। अभी तो फर्स्ट में जो चेंजमेंट हुआ है तो लोगों को इतना एकदम ध्यान थोड़ी आएगा कौन सा चेंज है, बुक ढूंढते रहेंगे इससे, तो उन्होंने पहले कंपैरिजन चार्ट डालते हैं बुक के आगे ही पहले, और इसमें भी है, इसमें देखो आप, जैसे ये है DNS भारतीय न्याय संहिता, ये हमारा आईपीसी जगह, इसको आप प्रेस करोगे, इसमें द कॉरेस्पोंडिंग सेक्शन टेबल ऑफ PNSL इंडियन पिनल कोड आईपीसी, तो फर्स्ट में ये डाल दिया कि पहले वाले ध्यान है तो उसको आप चेंज कर लो, नहीं कौन सी है, नीचे इसके सेक्शन दे दिए, पूरे सेक्शन बुक दे दिए उसमें, फिर ऊपर इन्होंने दिया है आपकी सुविधा के लिए ये 60 है, 60 में सारी दे रखी है, आईपीसी के बदले में से चेंज करिए, ये चार्ट बना रखा है, हम चार्ट कुछ लोगों को डाल देंगे, सभी शेयर कर लेना आपस में। इसमें इस ऐप में किया हुआ है, न्यू है, न्यू का मतलब नई जोड़ी है, तो नई धारा जोड़ी है ना, आ गया वो न्यू में आ गया, उसके बाद जो काटी है डिलीट किया है वो रेड में है, और इसमें चेंज किया है वो ब्लू के अंदर है, इसके अंदर। तुम अपने ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दी। मैंने भेज दिया सर आपको, देखो व्हाट्सअप कर दिया आपको मैंने, हाँ देखो चेक कर लो। मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास तो आए आगे संकलन के नाम से NCR भी करोगे तो वो उसमें आ जाएगा। आज के नाम और नंबर दिया है तो और ना प्राइस ऐप है, और एक कागज लेगा सभी के नाम, टेलीफोन नंबर, दोबारा आपको जोड़ेंगे सभी धाराएं और उनके आपको दूसरे लाइव में हम बताएंगे, जब तक के लिए जुड़े रहें, नमस्कार।